नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एट बार। सक्षमता 2.0 यानी 2.0 की रामबाण सीरीज जो जीके और जीएस के लिए मैं लेके आ रहा हूं, उसका सेट नंबर 5 है। आइए देखते हैं ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस जो आपके सक्षमता परीक्षा में आएंगे। ये हूबहू प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं। तो ये वही प्रश्न है जो बीएससीबी के स्टॉक में प्रश्न है जो आपसे पूछे जाएंगे सक्षमता 2.0 में। तो आइए उन प्रश्नों को देखते हैं और जानते हैं कि क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? तो उत्तर क्या है हमारा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या सिक्किम। तो उत्तर हमारा बनेगा यहाँ सिक्किम। सिक्किम जो है इसकी सीमा है, इस राज्य की सीमा जो है 3 देशों नेपाल से, भूटान से और चीन से लगती है। इसको हमें याद रखना है, हूबहू प्रश्न आएंगे, ये ध्यान रखने की जरूरत है। भारत में के निम्नलिखित में से किस राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है? यहाँ किस की जगह कौन सी राज्य कहा जा सकता है, ये समझिए कि कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। तो उत्तर यहाँ हो जाएगा असम। असम जो है आपको म्यांमार के साथ आपको सीमा साझा करता है, ये ध्यान रखें, बर्मा को म्यांमार कहा जाता है। चलिए, परमाणु भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का शासी निकाय कौन है? तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन में आपका भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग, नीति आयोग, अंतरिक्ष विभाग या डीआरडीओ। तो क्या है इसका उत्तर? ये उसका उत्तर क्या होगा? भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश में यूएनडब्ल्यूटीओ के साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। कौन? श्रीलंका, म्यांमार, लाओस या भारत? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा भारत। किसने किया? भारत ने किया। भारत ने किया, यहां भारत है, भारत ने किया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है? पिंकी जांगड़ा, मेरी कॉम, मनीषा मौन, सिमरनजीत कौर। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज, ध्यान रखिएगा, मुक्केबाज मैरी कॉम के बारे में आप तो सुने होंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मैरी कॉम। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में, ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और करंट से संबंधित ये प्रश्न कहे जा सकते हैं कि एशियाई खेलों में 400 मीटर में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आपको एमएलए, चूंकि ये जी जीके में, ये करंट में नहीं है, ये जीके में ही है। आपको जीएस में पीटी उषा, कमलजीत संधू के मल्लेश्वरी, तो आपको इसका उत्तर हो जाएगा पीटी उषा। इसीलिए मैंने पीटी उषा की यहाँ, इसीलिए मैंने कहा ये करंट नहीं है, आपके सामान्य अध्ययन से प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं, बिहार के राज्य पशु का नाम बताएं। हाथी, टाइगर, बैल, बकरी। तो क्या है? बैल। चलिए आगे देखते हैं, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है और छात्र जिसका अशक्त शरीर है। यानी दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो उत्तर आपका हो जाएगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। क्लियर है? चलिए, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। क्या? सहयोगात्मक अधिगम, क्रियापशुत अधिगम, रटंत अधिगम, निष्क्रिय अधिगम। किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। तो क्या है, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो अनुप्रयोग जो है शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए प्रस्तावित करता है। क्या? तो आपको हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम जो है वो प्रस्तावित करता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? पर्यावरणीय कारक को, योग्यता की कमी को, कोशिश की कमी को या कठिन भाग्य को? आप उस प्रश्न को देखिएगा तो आपका पता चलेगा कि कोशिश की कमी को उसने अपना कारक माना है। अपने प्रदर्शन के आरोपण का जो कारक माना है उसे कोशिश की कमी उसने कहा है। रूही का मानना है कि ठीक से, यहाँ यही उत्तर आपका मिल जा रहा है, ठीक से। ठीक से यानी कोशिश उसने नहीं किया, उसने कोशिश नहीं किया, इसलिए उसको असफलता मिली। चलिए आगे देखते हैं, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने में करना, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिसे धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, और विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना।
आपका प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? आपको अधिगम का अर्थ होता है सिखाना, सीखना, और सीखना सिखाना। तो अधिगम के लिए आकलन जो है, ऑब्जर्वेशन जो है, उसका लक्ष्य क्या होता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा निम्न में से। अगर देखा जाए तो दूसरा हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उसके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। प्रतिपुष्टि क्या होता है? फीडबैक। ठीक है, उसी को प्रतिपुष्टि किया जाता है। प्रतिपुष्टि प्रदान जब किया जाता है तो क्या है, उसकी सीखने में बच्चों में, अगर मान लीजिए उसका पीठ ठोका जाए, उसका पृष्ठपोषण किया जाए, फीडबैक अच्छा दिया जाए, वाह बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया कोशिश किया, तो क्या होगा, उसके अधिगम में सुधार होगा। फीडबैक आप पृष्ठपोषण के रूप में कर सकते हैं। पृष्ठपोषण का क्या मतलब होता है? पीठ ठोकना, पृष्ठ माने पीठ और पोषण माने ठोकना, उसको सहलाना, यही पृष्ठपोषण कहलाता है। तो फीडबैक जो है ना, किसी को अगर मान लीजिए किसी को झाड़ दीजिएगा ढंग से, तुमको नहीं कुछ आएगा, तो क्या होगा, उसके अधिगम में सुधार होगा? नहीं होगा। तो प्री फीडबैकिंग जो है ना, स्टूडेंट के लिए बहुत आपको फायदेमंद है, इंप्रूव करता है। आगे है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? 7 वर्ष, 3 वर्ष, 12 वर्ष और 1 वर्ष। कितनी आयु के बच्चे? कितने आयु के बच्चे क्या है इसमें, शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 7 वर्ष। 7 वर्ष का जो बच्चा है इसमें शामिल हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया होता है, ग्राफ माने क्या, बनाना, कोई चीज ग्राफ बनाना, लिखना, इसी से नहीं, इसी से माने कोई ग्राफ ऐसा नहीं बनाते हैं हम लोग ग्राफ, इसको समझिए ग्राफ बनाना लिखने से संबंधित है। किसी का फोटो भी बनाते हैं तो ले दे के वो भी कोई ना कोई चीज ग्राफ ही है वो। तो चलिए आगे देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। एक गति विकार है जिसकी विशेषता स्थूल और पेशी है। मैंने ग्राफिया कहा है, ग्राफ मैंने बनाना, लिखना, किसी चीज को खींचना। तो देखिएगा संबंधित क्या उत्तर, जब आप देखिएगा तो क्या कह रहा है, उत्तर 2 नंबर बता रहा है। एक तंत्रीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। ये यानी किसी चीज को सही ढंग से आकार नहीं दे देना। मान लीजिए फोटो, सेव का फोटो बनाना, इस तरह से सेव का फोटो बना दिया, तो क्या ये डिस्ग्राफिया है? यही है, कोई चीज मैंने ऐसे बताया था। ये सारी चीजें लिखने के विकार को डिस्ग्राफिया कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा किससे प्रेरित थी? अमेरिकी क्रांति से, अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन से, रूसी क्रांति से या चीनी क्रांति से? तो आपको मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा जो जिससे प्रेरित थी वो था आपका अमेरिकी क्रांति। आगे है, एडोल्फ हिटलर का भाग्य क्या था? उसकी हत्या कर दी गई, उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई, उसे पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया, उसने अपने बंकर में आत्महत्या कर लिया। तो आपको पता ही होगा कि उसने अपने बंकर में आत्महत्या कर लिया। तो उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा? 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। आगे, भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25, 21, 18, 30। लोकसभा का चुनाव, अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव अभी चल ही रहा है, संपन्न नहीं हुआ है, अपने अंतिम चरण में है। तो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, किसकी? तो अगर कोई अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, तो उसकी न्यूनतम आयु क्या है? तो यहाँ उत्तर अगर देखिएगा तो आपका न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। 25 वर्ष का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है लोकसभा का। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पूंजी का उदाहरण है? नदियां, कारखाने, वन या खनिज? ध्यान रखिएगा, ये किसके द्वारा मानव निर्मित, मैन के द्वारा आपको वो बनाया गया, उसके द्वारा कंस्ट्रक्टिव, उसके द्वारा ये बनाया गया हो, तो वो क्या होगा इसमें से? कारखाना। ये सारे के सारे आपको प्राकृतिक संसाधन है। ये यहाँ कुल मिला के समझिए, मानव निर्मित पूंजी, ये मानव निर्मित संसाधन की बात इसने कर दिया। तो ये कारखाना जो आपका इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म है? यहाँ भले सारे सारे विविध धर्मों के लोग रहते हैं, यहाँ इस देश में, इस राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। उत्तर देख लेते हैं, उत्तर क्या है? उत्तर भी इसके यही है। आगे है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, तो कौन सी? गंगा बनाती है? नहीं बनाती है। शारदा, यमुना, सतलुज, तो कौन सा नदी बनाती है? शारदा नदी बनाती है। कौन सी नदी? शारदा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? शिशिर कुमार घोष या राधाकांत देव, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बंकिम चंद्र चटर्जी? इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, कौन सा है ये? इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना थी वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। क्लियर है? तो 2 नंबर इसका सही उत्तर है। आप इसको एग्जैक्ट इस सेम याद कीजिएगा, प्रश्न आएगा तो सेम छपेगा, इसमें से इधर उधर करके वो नहीं छपना चाहिए।
महात्मा गांधी ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था? कानपुर 1925, बेलगाम 1925, कानपुर 1919, बेलगांव 1924। तो बेलगांव 1924 में आपको महात्मा गांधी ने आपको कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और यही एक ही बार अध्यक्षता की थी, और बेलगांव 1924 में ही की थी। उसके बाद उन्होंने कभी अध्यक्षता नहीं की। वर्साई की संधि कब हुई? 1918, 1920, 1942, 1919। तो इसका उत्तर होगा 1919 में वर्साई की संधि हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी विरोध के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया था? विलियम हंटर, निकालसन आयोग, आपको डिग्बी आयोग। तो हंटर आयोग का गठन आपको हुआ था किसके लिए? रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो देशव्यापी आंदोलन हुआ था उसके लिए। ठीक है, हंटर आयोग। जालियांवाला बाग इसी से संबंधित है, वो रॉलेट एक्ट के विरोध में ही सारी चीजें हुई थी। आगे देखते हैं, काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष हुआ? अब वही पिछले साल प्रधानमंत्री ने काकोरी ट्रेन कांड को अब एक्शन नाम दे दिया, इसलिए प्रश्न अब में आता है। पहले काकोरी ट्रेन कांड छपता था, अब उसको क्या कहा जाता है? ट्रेन एक्शन। 1924, 1926, 1925 या 1930? तो कब हुआ था? 1925 में हुआ था। 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। आगे देखते हैं, दांडी किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में? तो कहाँ स्थित है? हम सबको पता है, दांडी गुजरात में है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, भीमराव अम्बेडकर के साथ कांग्रेस और गांधी जी ने कौन सी संधि की थी? पूना पैक्ट, बॉम्बे पैक्ट, कलकत्ता पैक्ट, बनारस पैक्ट? तो कौन सा पैक्ट था? पूना पैक्ट था। वो कौन सा पैक्ट था? गांधी जी और किसके बीच में? भीमराव अम्बेडकर के साथ कांग्रेस और गांधी जी ने कौन सी, ये देखिए, कांग्रेस और गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर, इनके बीच में कौन सा पैक्ट हुआ था? पूना पैक्ट। बहुत प्रसिद्ध पैक्ट है ये। 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर, नई दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास? तो लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? जो भूमि एक से कम कृषि वर्ष के लिए, ध्यान रखिए कृषि जुड़ा हुआ है, खेती के बिना छोड़ दी जाती है, उसे डैश के रूप में माना जाता है। ध्यान रखिएगा, एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए छोड़ी जाती है तो क्या होगा? सकल फसली क्षेत्र, कृषि योग्य बंजर भूमि, वर्तमान प्रति, उसके बाद चारागाह भूमि। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ये वर्तमान प्रति। इसको क्या कहा जाता है? वर्तमान प्रति। आगे, भारत का सबसे छोटा वन राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक? क्लियर है? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? पंजाब। भारत का सबसे छोटा वन राज्य कौन सा है? निम्न में से क्या है? पंजाब। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण के लिए प्राथमिक कारण है? पौधे, पशु, मानवीय गतिविधियां? इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण के लिए प्राथमिक कारण है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो मानवीय गतिविधियां जो है ना, जल प्रदूषण के लिए, आपको ध्यान रखिएगा, आजकल मानवीय एक्टिविटी के चलते ही जल सबसे ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। ठीक है? कौन सा राज्य पाइराइट्स का प्रमुख उत्पादक है? राजस्थान, कर्नाटक, केरल या बिहार? तो बिहार इसका पाइराइट्स का प्रमुख उत्पादक है। आगे है, बिहार में खनिजों और जिलों के संदर्भ में जहां वे मुख्य रूप से पाए जाते हैं, निम्नलिखित युग में है। अब ध्यान रखना है कि एक खनिज है और एक जिला है, तो इसको हमें मिलाना है। तो क्या है? देखिए, फील्ड स्पार ये भागलपुर है, इसके सामने पाइराइट जहानाबाद, ग्रेनाइट भागलपुर, सोना पूर्णिया। इसको मिलाना है क्या? केवल ए, जो यहां ध्यान रखिएगा, ओनली ए, यहां क्या 3, ओनली 2 और 3, यहां ये मिलान है। कौन सा सही युग में है? दूसरा तीसरा इसको कह रहा है। एक कह रहा है 1 2 3 तीनों सही, एक कह रहा है चारों सही है। तो उत्तर क्या होगा? यहां केवल तीसरा आपको सही उत्तर पहला है, यानी तीसरा केवल सही है। केवल यही एक ग्रेनाइट जो है आपको भागलपुर, यही एक युग्म आपका सही है। चलिए, यानी इन्होंने कहा है कि एक नंबर जो आपका ये आंसर सही है, यानी युग्म जो है यही ये सही था। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा खनिज आधारित उद्योग नहीं है? खनिज आधारित उद्योग, लोहा और इस्पात, पेट्रोकेमिकल, सीमेंट या रबर? खनिज आधारित है तो कौन सा? रबर नहीं है, नहीं तो ये सारे के सारे आपको खनिज आधारित है। ये रबर जो है ये खनिज आधारित उद्योग नहीं है। चलिए, इतना ही प्रश्न था आज की वीडियो में, और जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके लिए हाजिर होता हूं। तब तक मिलते हैं जल्दी ही, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।